नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं और ये सीरीज मुख्य रूप से इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी की मैपिंग की सीरीज होगी। आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि कुछ लेसन मैपिंग के बनाए जाए ताकि आप लोगों को नई एक मतलब दिशा मिले कि किस प्रकार हमें मैपिंग करनी चाहिए। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप लोगों को सिखा दूंगा कि आप अपने आप से भी अच्छी मैपिंग कर सकते हो। विशेषकर किस प्रकार हमारी यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं मैपिंग के इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी से संबंधित, वैसे ही हम यहाँ पे लेसन बनाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमारी जो जीएस की मेंस का पेपर है आंसर राइटिंग का, वो भी हम जल्द ही शुरू करने वाले हैं और ज्योग्राफी एनसीईआरटी को भी हम कंटिन्यू रखेंगे। साथ ही साथ मैपिंग के भी लेसन भी हम साथ रखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। और इसकी जो मैपिंग की स्लाइड और जो पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिए आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हो स्टडी आईएएस विद धर्मेंद्र जाखड़, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। और आप यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की जो सीरीज शुरू करने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं कि भारत में जैसे बायोस्फीयर रिजर्व है, कितने बायोस्फीयर रिजर्व है सबको पता है कि 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। और हर एक साल यहाँ से 2-3 क्वेश्चन मैपिंग से संबंधित आते हैं कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, कहाँ पे है, कौन सी नदियाँ हैं, कौन सी जीव जंतु उनमें हैं, कौन से पहाड़ वहाँ पे हैं, कौन से बायोस्फीयर रिजर्व में नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व स्थित है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। जैसे हमने 2020 और 19 के पेपर सोल्व किए थे, वहाँ पे मैंने बार बार आपको बोला था कि ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन जो आते हैं मैपिंग से संबंधित आते हैं, और उसी को ध्यान में रखकर हम ये लेसन बना रहे हैं। जैसे सबसे पहले लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है। ठीक है, इसके एक सिंपल कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। तो सबसे पहले एक संक्षिप्त परिचय यहाँ पे बताएंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। तो मुख्य रूप से है कि भारत के अंदर कितने बनाए हैं, अभी 18 बायोस्फीयर रिजर्व भारत में अब तक बनाए गए हैं, जिनमें से 12 को क्या है इंटरनेशनली जो यूनेस्को के द्वारा मान्यता दी जाती है, वो मान्यता दी गई है किसके तहत, मेन एंड द बायोस्फीयर जो प्रोग्राम होता है यूनेस्को का, उसके द्वारा इसको भारत के जो 18 में से 12 है उनको मान्यता दी गई है। ठीक है। तो यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है जिनमें से यूनेस्को के जो एमएबी प्रोग्राम है उसमें शामिल किया गया है। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। इसके अलावा ये है कि मतलब जो यूनेस्को का वर्ल्ड नेटवर्क का बायोस्फीयर रिजर्व है वो क्या है। तो मुख्य रूप से इसमें शामिल करने का उद्देश्य क्या होता है, देखो, कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व यदि यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल होता है तो उसका मतलब क्या होता है, उसको एक तो अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलती है, साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय स्टडी होती है ना, उसमें उसका लाभ मिलता है कि सभी देश मिलकर आपस में एक तो अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं, अपनी जो कैपेसिटी बिल्डिंग होती है उसमें सहयोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये उद्देश्य होता है कि वैश्विक स्तर पर हम जैव विविधता को संरक्षण प्रदान करें। तो उसके दृष्टिकोण से ही यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व जो उनकी सीरीज है उनको बनाया गया है, और इसी के तहत उन्होंने बनाया है यूनेस्को मेन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम लिस्ट। तो आप इसको आराम से पीडीएफ में पढ़ लेना आराम से, कोई यहाँ से मतलब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आएगा। आगे जैसे इसमें थोड़ा सा ये भी जानना जरूरी है कि यूनेस्को का एमएबी प्रोग्राम क्या है। तो ये मतलब एक तरह से अंतर सरकारी मतलब जो भी रिसर्च होता है देशों के मध्य बायोस्फीयर या जैव विविधता को बचाने का, इसके लिए इसकी शुरुआत की गई थी 1971 में, 1971 में इसकी शुरुआत की गई थी यूनेस्को के द्वारा। और इसका मुख्य रूप से जो उद्देश्य है ना, मुख्य रूप से उद्देश्य है कि देशों के मध्य आपस में जो इन्वायरमेंट के मुद्दे हैं या जैव विविधता के मुद्दे हैं, इनमें किस प्रकार रिसर्च को बढ़ावा दिया जा सकता है, इसको शामिल किया गया है। मुख्य उद्देश्य जो होता है इसमें रिसर्च को बढ़ावा दिया जाता है किसके लेकर, जैव विविधता, इन्वायरमेंट, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे हैं आदि सभी को इसमें शामिल किया जाता है। इसके अलावा जैसे ये इसमें एमएबी प्रोग्राम जो है वो क्या करता है, ये एक तरह से प्लेटफॉर्म प्रदान करता है किनको, देशों को इस दूसरे के साथ जोड़ने के लिए, रिसर्च के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और कैपेसिटी बिल्डिंग यानी क्षमता निर्माण के लिए। जैसे विकासशील राष्ट्रों की इतनी क्षमता ही नहीं होती कि वो जैव विविधता का ज़्यादा संरक्षण कर पाए, या उनके पास ऐसी तकनीकी नहीं होती, तो कहीं ना कहीं ये होता है कि विकसित राष्ट्र उनकी मदद करते हैं। तो इसमें यह भी बताया गया है कि किस प्रकार मतलब उत्तर दक्षिण संवाद यानी दक्षिण दक्षिण संवाद यानी विकसित और विकासशील राष्ट्र किस प्रकार मिलकर बायोडाइवर्सिटी को बचाने का काम कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ सूचना साझा कर सकते हैं, नॉलेज और अनुभव अपने एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। तो कहने का क्या मतलब, इनके प्रमुख जो मुद्दे होंगे वो बायोडाइवर्सिटी, जो जैव विविधता आजकल लॉस हो रही है, काफ़ी नुकसान हो रहा है, उनको बचाने के लिए, जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो मुद्दे हैं, या सतत समावेशी विकास है, जैसे इसको एसडीजी लक्ष्यों में भी शामिल किया गया है। तो इन सब मुद्दों पर क्या करने के लिए, एक दूसरे का सहयोग करने के लिए इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। तो ये बेसिक थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए कि एमएबी प्रोग्राम क्या है। ठीक है, ये होना चाहिए। एक बेसिक आपको ये पता होना चाहिए कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। दोस्तों, जैसे हम यदि राष्ट्रीय उद्यान की बात करें या आप टाइगर रिजर्व की बात करो, तो मुख्य रूप से इनका उद्देश्य बनाया गया है इन जीवों का संरक्षण प्रदान करने के लिए। लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसी चीज़ है
बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा है जिसमें एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर क्या है, जैसे ये बायोस्फीयर रिजर्व होता है, इसके अंदर मुख्य रूप से क्या शामिल किया गया है। मुख्य रूप से आप बात करो तो इसमें एक तो है ना बायोडाइवर्सिटी होगी यानी जैव विविधता, एक होगी कल्चरल डाइवर्सिटी, यानी इसके अंदर न केवल जैव विविधता बल्कि जो आसपास जो स्थानीय लोग रहते हैं ना उनको भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि बायोस्फीयर रिजर्व ऐसी कॉन्सेप्ट है जहाँ पर मानव और पशुओं के बीच में जो संघर्ष होता है ना उसको कम करने का प्रयास किया गया है। तो एक तरह से आप इसमें मान सकते हो कि इसके अंदर जीव जंतु और मानव एक साथ रहेंगे, ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा इसमें ये होगा कि रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है, रिसर्च हो गया, साइंटिफिक जो भी स्टडी होगी उसको बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि जो भी जीव जंतु होते हैं उनका जैसे उनके किस प्रकार उनके सामने संकट है, वो किस प्रकार वो विलुप्त हो रहे हैं, या उनके सामने क्या मतलब संकट भविष्य में आ सकते हैं, तो इनको बढ़ावा देने के लिए क्या कर रहे हैं, रिसर्च को बढ़ावा, साथ में पर्यटन को भी इससे जोड़ा गया है, ठीक है, स्थानीय लोगों की आजीविका को इसके साथ जोड़ा गया है, मतलब ये हो गया। और सस्टेन डेवलपमेंट यानी इन्वायरमेंट को भी इसमें क्या गया है, एक स्टेक होल्डर के रूप में माना गया है, जीव जंतुओं पेड़ पौधों आदि के संरक्षण का प्रयास किया गया है। तो जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ये ध्यान में रखना है कि नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व की बजाय ये एक बड़ी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे यदि हम इसको एक घेरे में लें, जैसे ये हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है, तो नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व तो इसके पार्ट है, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व इनसे काफ़ी बड़ी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर बहुत सारे टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क अभयारण्य आदि शामिल हो सकते हैं, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखनी है। इसके अलावा एक बेसिक कॉन्सेप्ट और है कि जैसे कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व होता है उसके तीन कंपोनेंट होते हैं या तीन उसके लेयर होती है। एक तो जैसे कोर एरिया होता है, ठीक है, एक उसका बफर जोन होता है, और एक लास्ट में होता है उसका ट्रांजिशन जोन, ऐसा कुछ होता है, समीपवर्ती जोन या ट्रांजिशन जोन। तो जो भी मानव बस्तियाँ होती है ना मुख्य रूप से इस जोन में होती है, ठीक है। यहाँ पे मानव अधिवास या स्थानीय लोगों जैसे कोई जनजाति क्षेत्र है वहाँ के उनका अधिवास क्षेत्र यहाँ पे शामिल होता है, ठीक है। और पर्यटन वगैरह भी यहाँ तक हो सकते हैं, जैसे को बफर एरिया तक भी पर्यटन वगैरह आसानी से हो सकता है। और मुख्य रूप से बफर रीजन है उसके अंदर रिसर्च भी होता है, रिसर्च होता है या साइंटिफिक स्टडी वगैरह इसमें होती है, ठीक है, लेकिन मानव अधिवास इसमें नहीं हो सकता, ठीक है। इसके अलावा जो कोर एरिया होता है जहाँ पे जो भी प्रजाति होती है, जैसे कोई बायोस्फीयर रिजर्व में मूल प्रजाति है तो वो उस कोर एरिया में रहती है, तो यहाँ केवल रिसर्च के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, यहाँ मानव अधिवास या मानव भी गतिविधि नहीं हो सकती, तो ये उसका कोर एरिया होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसके तीन तीन स्तर होते हैं, कोर, बफर और ट्रांजिशन जोन, ऐसा कुछ होता है लास्ट में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बेसिक स्टडी भी आपको पता होनी चाहिए कि बायोस्फीयर रिजर्व कैसे कार्य करता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि मानव और जीव जंतु इसमें सब शामिल है, यानी एक सस्टेन डेवलपमेंट का एक बेहतरीन मॉडल है जिसके अंदर न केवल मानव की संस्कृति आजीविका का संरक्षण का प्रयास किया गया है, साथ ही साथ जीवों को बचाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। तो आज हम जैसे इसमें पहला लेने वाले हैं, हमारे पास जैसे इंडिया में कितने 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, जिनमें से 12 को यूनेस्को एमएबी यानी इंटरनेशनल हिसाब से मान्यता प्रदान की गई है, ठीक है। और 2020 में शायद एक मतलब 2020 में हाल ही में भी एक मतलब इंडिया को 12वें नंबर को जो मान्यता प्रदान की गई वो भी हम पढ़ने वाले हैं। अभी देखते हैं कौन सा है, डिटेल आगे जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। तो यहाँ पे हमारा मकसद क्या है, हमारा मुख्य मकसद है मैपिंग करना, ज़्यादा से ज़्यादा मैपिंग करना। डिटेल सबको पता होती है, डिटेल हम कहीं से भी हमें मिल जाती है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं उस स्टडी के हिसाब से हम कोर एरिया को फाइंडिंग करेंगे कि मैपिंग से हम एग्जाम में कितने क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं या कितनी ज़्यादा हेल्प आपकी हो सकती है, तो हम यहाँ पे प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसकी हम डिटेल में जाना चाहेंगे कि डिटेल में कुछ डिटेल इसकी जान लेते हैं कि सबसे पहले नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का ना सबसे पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, यानी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र भारत का सबसे पहला, यदि आपको पूछे कौन सा है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। और नीलगिरी का थोड़ा सा आप लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए, जैसे इस मैप में यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। देखो यहाँ पे है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट पर्वतीय श्रृंखला, इधर से आता पूर्वी घाट, तो जहाँ पे ये दोनों मिलती है तो वहाँ पे कौन सी पर्वत श्रृंखला है, ऐसा क्वेश्चन भी आया है कई बार, है ना, फैक्चुअल थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो जहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में मिलता है ना, तो वहाँ पे है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है। और नीलगिरी पहाड़ियों में ही बसा है आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि काफ़ी मतलब वाइड क्षेत्र में फैला हुआ है। मुख्य रूप से आपको पता होना चाहिए कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है कहाँ पे, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, तीन राज्यों के अंदर, मतलब आप इसको स्पेयर कर सकते हो कि तीन राज्यों में ये फैला हुआ है। और मुख्य रूप से यहाँ पहाड़ी कौन सी होगी, नीलगिरी की पहाड़ी होगी। और आपको पता भी होना चाहिए यहाँ पे नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी की ऊंची चोटी कौन सी है, थोड़ा बहुत बताओ, पता हो तो। डोडा बेटा नाम सुना होगा ना, ठीक है। यहाँ पे मतलब नीलगिरी की सबसे ऊंची जो चोटी होगी कौन सी, डोडा बेटा। तो ऐसा भी आ सकती है, मतलब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे कौन सी माउंटेन रेंज हाईएस्ट पीक वाली है इस एरिया में, है ना, ठीक है, ये पता होना चाहिए। इसके अलावा ये आपको पता हो गया कि ठीक है
कि ये कौन से राज्य में फैला हुआ है, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में। लगभग इसकी मतलब जो पूरा एरिया है कितना है, 5,520 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके अलावा इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है। आपको पता हो कि 2012 में वेस्टर्न घाट को इस वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया था। इसके साथ साथ इसी के अंदर इसको नीलगिरी को भी शामिल किया गया था। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी ये भी, है ना। इसके अलावा यूनेस्को जो वर्ल्ड नेटवर्क वाला अभी हम पढ़ रहे थे, MAB वाला, इसमें इसको 2000 में, यानी भारत का शायद ये पहला ही होगा जिसको इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, तो 2000 में इसको शामिल किया गया था, 2000 में इसको शामिल किया गया था। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कौन सी हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें, आपको पता हो तो 2020 में IS प्री के अंदर यही क्वेश्चन आया था कि नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसके अंदर कौन कौन सी नेशनल पार्क और मतलब अन्य जो है ना टाइगर रिजर्व वगैरह कौन से शामिल है, तो ये यहाँ पे कौन से प्रोटेक्ट एरिया इसके अंदर शामिल है। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे साइलेंट वैली हो गया ना, केरल में साइलेंट वैली पार्क नेशनल पार्क हो गया, मुखूर्ती नेशनल पार्क हो गया, बांदीपुर नागरहोल टाइगर रिजर्व है, मधुमलई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक अरल्लम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यही क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर 2000। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। देखो थोड़ा थोड़ा भी पता होगा ना आपको कि सत्यमंगल पक्का इसमें शामिल, तो आप एलिमिनेशन कर लोगे। मतलब आपको 50-50 पता हो कि सभी पता नहीं हो, हम मैं जानता हूँ कि सभी याद नहीं रहते हैं, और यूपीसी भी नहीं चाहता कि आप हर एक चीज़ें रट्टा मार के आओ। यूपीसी ये चाहता है कि थोड़ा बहुत कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो। तो थोड़ी चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए कि साइलेंट वैली पक्का इसके अंदर नीलगिरी के अंदर है। तो आप ये ऐसे मुख्य मुख्य देख लेना साइलेंट वैली कौन सा है। इनकी आप बेसिक से एक और कर सकते हो कि जैसे अभी हम ये पढ़ रहे हैं ना, तो आपका होमवर्क हो गया कि आपको ना इन सब की लोकेशन देखनी चाहिए मैप में ना, और आप अपनी कॉपी में बनाओगे ना मैपिंग, उतना ही फायदेमंद होगा। क्योंकि एक लेसन में एक व्यक्ति आपको कितना पढ़ा सकता है ना, कि मैं तो ऐसा करता हूँ जैसे ये जितने भी नेशनल पार्क है इनकी मैं एक अपनी मैपिंग की कॉपी डालता हूँ, और उसके अंदर हर एक की इंडिविजुअल प्रत्येक की मतलब डिटेल डालता हूँ उसमें। मैं कोशिश करूँगा कि जैसे आगे हम नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व पढ़ते हैं तो उसमें हम बनाने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज आप अपने एक होमवर्क के लिए समझो, जो भी 2022-23 में एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो ये बेहतरीन चीज़ है कि आप है ना शुरू से ही हार्ड वर्क करो, है ना, एक अच्छी मेहनत करके आगे बढ़ो, ताकि शुरू से ही आपको एग्जाम का एक पैटर्न पता हो और उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत करते जाओ, है ना। और ये कोई भी नहीं करवाएगा आपको, ना कोई कोचिंग वाला कराएगा ना कोई दूसरा करवाएगा, आपको खुद को करना पड़ेगा। इसमें मतलब साफ शब्दों में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जितनी मेहनत करोगे ना उतना ही आपको फ़ायदे होने वाला है। तो इसको ज़रूर आप करना, जितनी भी ये चीज़ें यहाँ पे दे रखी है सबको मतलब गूगल करना, और थोड़ा-थोड़ा अपने छोटे-छोटे इसमें नोट्स बना लेना कि इनकी लोकेशन कहाँ पे है, कौन सी नदी बहती है, कौन-सा वहाँ पे पहाड़ है, कौन से जीव-जंतु इसमें हैं, ठीक है? वो कोशिश आपको इंडिविजुअल करनी है, ठीक है? देखो यहाँ पे लोकेशन भी आप देख सकते हो, थोड़ी-सी देखना चाहो कि जो जैसे नीलगिरी पार्क, ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ना, ठीक है? इसकी ये लोकेशन इंडिया के अंदर लोकेशन है, ठीक है? तो इसके अंदर कौन-कौन से हैं, जैसे यहाँ पे राजीव गांधी नेशनल पार्क हो गया, इसके अलावा बांदीपुर नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व यहाँ पे हो गया, सत्यमंगलम हो गया, इसके अलावा कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, ये इसका कोर एरिया है, मतलब मुखूर्ती हो गया, साइलेंट वैली हो गया यहाँ पे, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए इतना, ये इसकी लोकेशन है पूरी, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसमें कि इसमें मुख्य रूप से जीव जंतु कौन से पाए जाते हैं। ये भी यूपीसी में पहले की वर्षों में 2014-15 में पूछा जा चुका है, जैसे नीलगिरी ताहर यहाँ का है, इसके अलावा लोयनटेल मैकैक जो है यहाँ पे, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ के जो कि क्रिटिकल डेंजर या इन डेंजर में कुछ इनको दर्जा दिया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन पहले ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। इसमें क्वेश्चन आया था एक बार कि ये लोयनटेल मैकैक कहाँ पाया जाता है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन आया था ये, शायद मुझे जहाँ तक ध्यान है 2013-14 के आसपास प्री में क्वेश्चन आया था कि लोयनटेल मैकैक भारत में कहाँ पाया जाता है, या ये क्वेश्चन भी आया था कि नीलगिरी ताहर कहाँ पाया जाता है। तो आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया होता ना कि नीलगिरी कहाँ पे, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे, 3 राज्यों में। तो उसके अंदर 4 ऑप्शन थे, 3 तो ये एक और आंध्र प्रदेश था ना, तो इनको 3 को करना था, आंध्र प्रदेश को एलिमिनेशन हटाना था आपको, है ना। तो बहुत आसान आता है, जैसे यही वापस आ गया कि लोयनटेल मैकैक आपको पता है कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है या पश्चिमी घाट में पाया जाएगा। तो इनमें पश्चिमी घाट में जो राज्य है उनको आप कर देना, जो पूर्वी घाट में उनको हटा देना। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पे मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कौन सी वनस्पति पाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे कौन सी वनस्पति पाई जाती है। तो मुख्य रूप से यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है ना, वो यहाँ पे पाए जाते हैं। कारण क्या है, जैसे ये हमारा इंडिया, ठीक है। आपको पता हो कि दक्षिण पश्चिम मानसून जब यहाँ पे आता है ना, तो इस रेंज में सबसे अच्छी बारिश होती है। यहाँ पे लगभग 200 से लेकर 400 सेंटीमीटर बारिश होती है, ठीक है, वर्षा होती है। आर्द्रता यहाँ पे अच्छी रहती है। तो यहाँ पे कौन से फॉरेस्ट होंगे, निश्चित रूप से रेन फॉरेस्ट होंगे, सदाबहार रेन फॉरेस्ट होंगे, ठीक है। ट्रॉपिकल मतलब आर्द्र फॉरेस्ट होंगे या सदाबहार रेन फॉरेस्ट होंगे इनमें, ठीक है, सही बात है। इसके अलावा जो आंतरिक रीजन है जहाँ पे मतलब घाटियाँ, आप ये जैसे पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं, तो ये जो इनकी घाटियाँ होती है, वैली जो साइड होती है ना, मतलब आप ये कह सकते हो कि 1500 से लेकर 2500 मीटर की जो ऊंचाई वाली जो क्षेत्र होता है, वहाँ पे एक विशेष प्रकार का यहाँ का एक मतलब पारितंत्र बनता है। वो कौन सा है, 16 पर्वतीय
मतलब शीतोष्ण या मतलब कह सकते हैं इनको घास के जो मैदान होते हैं, ये मतलब मिक्स्ड वनस्पति होती है। कैसी होती है यहाँ पर, मतलब घास के साथ साथ मतलब वृक्ष पाए जाते हैं, और जो कि लगभग मतलब ये चर्चा में रह चुके हैं आजकल। ये सोलह वन काफ़ी इनको नुकसान पहुंच रहा है ना किसी कारणवश, तो ये चर्चा में रहते हैं। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए थोड़ा सा, और आप गूगल रिसर्च कर लेना इनके सोलह वन। ऐसा क्वेश्चन यूपीसी प्री में आ चुका है पहले से ही, सोलह वन कहाँ पाए जाते हैं ना। तो सोलह वन यहाँ पे पाए जाते हैं दक्षिण भारत में, ठीक है। मुख्य रूप से जो पर्वतीय ढलान है ना, जहाँ पर ऊंचाई आप मान सकते हो 1500 से 2000 मीटर या 2500 मीटर तक सोलह वन पाए जाते हैं, जो कि घास मतलब ऐसे घास के मैदान जिनके अंदर वन भी है, मतलब कुछ कुछ पेड़ भी हैं। तो ये एक ऐसा पारितंत्र है, ठीक है। तो ये हो गया 16 माउंटेन टेम्परेट ग्रासलैंड यहाँ पे पाई जाती है। जैसे हिमालय में कौन सी घास पाई जाती है, वो तो हो गई अल्पाइन घास के मैदान हो गए ना, शीतोष्ण घास हो गई, ये टेम्परेट है, ठीक है। 16 इसको टेम्परेट में इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं, थोड़ा सा देख लेना आप, है ना। 16 पर्वतीय टेम्परेट ग्रासलैंड यहाँ पे पाई जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे कौन कौन से वन पाए जाते हैं। यूपीसी प्री में जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सी वनस्पति पाई जाती है, वहाँ पे ऐसे ही ये स्टेटमेंट आएंगे ना कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाया जाता है, ट्रॉपिकल मोइस्ट फॉरेस्ट पाया जाता है, इसके अलावा 16 माउंटेन मतलब ये वन पाए जाते हैं। इसके अलावा कोई और दे देगा कि यहाँ पे मतलब शुष्क घास के मैदान पाए जाएंगे, या फिर कोई मरुस्थलीय झाड़ी पाई जाएगी, तो उनको एलिमिनेशन कर देना आप। ऐसे आसानी से हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर नदियाँ बहुत सारी है, आप जानते हो कि इस रीजन में तो बहुत सारी नदियाँ हैं, ठीक है। कावेरी नदी भी इस तरफ से बहती है, ऊपर से कृष्णा तो चलो इस रीजन में नहीं आती, लेकिन आपको बहुत सारी नदियाँ हैं जो आपको खुद को रिसर्च करनी है। कुछ मुख्य जो छोटी नदियाँ हैं वो मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। जैसे यहाँ पे कावेरी की सहायक नदियाँ काफ़ी है, ठीक है। इसके अलावा जैसे काबिनी हो गई, इसके अलावा सिरुवनी, और ये क्या नाम है, पेंडियार, भवानी, शिगूर आदि यहाँ पे प्रमुख नदियाँ हैं। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सी नदी बहती है, ठीक, कौन सी यहाँ पे वेटलैंड है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। तो मैंने मेरी तरफ से कोशिश की कि मैं आपको एक नया गाइड या गाइडेंस दे पाऊँ कि किस प्रकार हम मैपिंग कर सकते हैं, और यूपीसी की जो प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन है ना, उनके अकॉर्डिंग हम ये लेसन बना पाए, है ना। तो मेरी ऐसी कोशिश आगे भी जारी रहेगी। मैं कोशिश करूँगा कि जैसे नेशनल पार्क हो गए या टाइगर रिजर्व आ गया ना, या कोई भारत में इस साल कोई चर्चा में रहा है, मतलब क्वेश्चन वहाँ से संभावना बनती है आने की कि कौन सा इस साल चर्चा में रहा है, किसी के कारणवश या कोई जो भी घटनाएं घटी है उनकी वजह से कोई नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व या टाइगर रिजर्व चर्चा में रहा है, तो वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो मैं आने वाले समय में यानी कोशिश करूँगा डेली बेसिस पर या एक दिन छोड़ के इनको लेसन को बनाऊंगा, और मैपिंग के अच्छे लेसन आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, ठीक है। और आप इसके पीडीएफ जो है, ये स्लाइड जो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।